हेलो दोस्तों। एक नए और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो बिना किसी देरी के वेलकम टू माय चैनल स्किल अप आईटीआई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज पढ़ेंगे हम क्या। आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। आज की इस चर्चा में हम भारत के वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक प्रशिक्षण के उस पूरे इकोसिस्टम को डिकोड करने वाले हैं जो देश के युवाओं को तैयार करता है। इन संस्थाओं की ऐतिहासिक जड़ों से लेकर आधुनिक युग तक के सफर को ट्रेस करना वाकई रोमांचक है। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि एक देश इतने बड़े पैमाने पर अपने लोगों को कुशल बनाने के लिए किस तरह का बुनियादी ढांचा तैयार करता है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम इसके ऐतिहासिक सफर से लेकर एमएसडीई और डीजीटी के रोल, सीटीएस, एटीएस और सीआईटीएस जैसी कोर स्कीम्स और फिर एनसीवीईटी और एनएसडीसी की भूमिकाओं को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो सके। तो चलिए सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे युद्ध के समय की एक मजबूरी आज के राष्ट्रीय कार्यबल की नींव बन गई। बात 1940 की है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और तब भारत में, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था, छत्तीसगढ़ के कोनी बिलासपुर में वॉर टेक्नीशियंस ट्रेनिंग स्कीम शुरू की गई। वक्त के साथ ज़रूरतें बदलीं और 1940 में इसे टेक्निकल ट्रेनिंग स्कीम का रूप दे दिया गया। फिर आज़ादी के बाद 1950 में डीजीईटी ने आईटीआई यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अंततः ये सफ़र 9 नवंबर 2014 को एक समर्पित कौशल विकास मंत्रालय यानी एमएसडीई के गठन तक पहुंचा। युद्ध खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। फोकस अब सैनिकों से हटकर देश के आम नागरिकों पर आ गया था। 1950 में जो आईटीआई स्थापित हुए, उनका मुख्य काम यही था कि सैन्य दिग्गजों को दी जाने वाली ट्रेनिंग का फायदा अब आम लोगों को मिले और एक कुशल वर्कफोर्स तैयार हो सके। यहीं से भारत के उस औद्योगिक भविष्य का बीज बोया गया जो आज एक विशाल पेड़ बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, जो है कौशल विकास का आधुनिक ढांचा और इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले कमांड सेंटर्स। पूरे सिस्टम में सबसे ऊपर आता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी एमएसडी। 9 नवंबर 2014 को बने इस मंत्रालय का एक ही विजन है, स्किल्ड इंडिया या कुशल भारत। देश भर में स्किल डेवलपमेंट के जितने भी अलग अलग प्रयास हो रहे हैं, उन सबको एक धागे में पिरोने का काम और इंडस्ट्री की मांग व स्किल्ड लेबर की सप्लाई के बीच के अंतर को पाटने का काम यही मंत्रालय करता है। और इस मंत्रालय के ठीक नीचे काम करता है प्रशिक्षण महानिदेशालय, जिसे हम डीजीटी कहते हैं। ये वो बॉडी है जो असल में नीतियां बनाती है, मानकों को तय करती है और जमीनी स्तर पर आईटीआईज के नेटवर्क को अपडेट करती है। 1961 के अप्रेंटिसशिप एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी भी इसी की है। इतना ही नहीं, महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांगों के लिए विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था करना भी डीजीटी का ही काम है, ताकि विकास की इस दौड़ में कोई भी पीछे ना छूटे। तो चलिए अब तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, वो मुख्य योजनाएं जो कागजी नीतियों को असल में जमीन पर उतार रही हैं। जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने के लिए मुख्य रूप से 3 अलग-अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं और इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहला है सीटीएस, जो आम छात्रों और शिल्पकारों के लिए है, जिसके आखिर में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरा है एटीएस, जो सीधे उद्योगों में काम सीखने वाले प्रशिक्षुओं के लिए है। और तीसरा है सीआईटीएस, जो छात्रों के लिए नहीं बल्कि ट्रेनर्स को ही ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। इन सब में सीटीएस यानी शिल्पकार प्रशिक्षण योजना एक बहुत ही मजबूत पिलर है। 1950 में शुरू हुई इस योजना का मकसद आईटीआई के जरिए घरेलू उद्योगों को कुशल कारीगर देना है, ताकि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी को कम किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण एक समवर्ती विषय है, मतलब केंद्र सरकार इसके लिए नीतियां बनाती है, लेकिन इन आईटीआईज को रोजमर्रा में चलाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। वहीं दूसरी तरफ है अप्रेंटिसशिप या एटीएस। 1961 के एक्ट के तहत इसमें एक बेहद रोचक नियम है। ऑन द जॉब लर्निंग, यानी किसी कारखाने या कंपनी में सीधे तौर पर काम सीखना शुरू करने के लिए न्यूनतम आयु सिर्फ 14 वर्ष तय की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि असली कौशल अक्सर बंद कमरों में नहीं बल्कि मशीनों के बीच काम करके ही आता है। और सिर्फ युवाओं के लिए ही नियम नहीं है, ये उद्योगों पर भी लागू होता है।
एटीएस के तहत ये पूरी तरह से अनिवार्य है कि अगर किसी कंपनी या प्रतिष्ठान में 30 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं तो उन्हें अपने कुल कार्यबल के 2.5% से लेकर 15% हिस्से को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में शामिल करना ही होगा। ये नियम इंडस्ट्री को खुद ब खुद कुशल लोग तैयार करने में भागीदार बना देता है। अब बेहतरीन कारीगर तैयार करने के लिए सबसे पहले तो कमाल के शिक्षकों की जरूरत होती है। यहीं पर CITS यानी शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना काम आती है। 1948 से चल रही ये योजना नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के जरिए प्रशिक्षकों को तैयार करती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि पढ़ाने के तरीके और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों एकदम टॉप क्लास हों। आगे बढ़ते हुए अब इस ढांचे के चौथे पहलू पर नजर डालते हैं, लचीले या फ्लेक्सिबल प्रशिक्षण के तरीके। बाजार की तकनीक बहुत तेजी से बदलती है और पुरानी थियोरी से आज के समय में काम नहीं चल सकता। इसीलिए फ्लेक्सी MOU का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स को बिल्कुल आज की डिमांड के हिसाब से नए कोर्स डिजाइन करने की आज़ादी देता है। इसी के समानांतर ट्रेनिंग की दोहरी प्रणाली या DST काम करती है, जो क्लासरूम की पढ़ाई को सीधे इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल अनुभव के साथ मिला देती है। इससे युवाओं को वही सिखाया जाता है जिसकी बाजार को तुरंत जरूरत है। अब जब इतना बड़ा इकोसिस्टम बन गया है तो उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक मजबूत रेगुलेटर भी चाहिए। 5वें खंड में हम NCVET की नियामक भूमिका को समझेंगे। इस पूरे ढांचे में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव तब देखने को मिला जब 1956 की पुरानी संस्था NCVT की जगह 2018 में NCVET को लाया गया। NCVT मुख्य रूप से एक सलाहकार निकाय था जो सिर्फ मानक तय करने में सलाह देता था, लेकिन NCVET एक व्यापक विनियामक यानी ओवर आर्चिंग रेगुलेटर है जिसने पुरानी एजेंसियों को अपने अंदर मिलाकर पूरे सेक्टर की क्वालिटी कंट्रोल करने का जिम्मा उठाया। NCVET के पास असल में कई भारी भरकम जिम्मेदारियां हैं। सर्टिफिकेट देने वाली बॉडीज को मान्यता देना, उनकी बनाई योग्यताओं को चेक करके पास करना, परीक्षा लेने वाली असेसमेंट एजेंसीज को रेगुलेट करना और अगर कोई दिक्कत आए तो शिकायतों का निपटारा करना। कुल मिलाकर ये संस्था सुनिश्चित करती है कि देश के किसी भी कोने से जो स्किल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसकी बाजार में पूरी अहमियत हो। और अब हम आज की इस विस्तृत चर्चा के छठे और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, जो है NSDC का योगदान और फंडिंग का पूरा ताना बाना। साल 2008 में स्थापित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDC काम करने के एक बहुत ही अनोखे मॉडल पर चलता है। ये पूरी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल है। इसमें भारत सरकार की 49% हिस्सेदारी है और निजी क्षेत्र की 51%। ये मॉडल सरकारी स्थिरता और कॉर्पोरेट दुनिया की गतिशीलता का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सरकारी बैकअप और प्राइवेट सेक्टर की तेजी, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन मेक इन इंडिया जैसे विशाल राष्ट्रीय अभियानों को सफल बनाने के लिए काम करता है। जिस भारी भरकम कुशल कार्यबल की हमें जरूरत है, उसकी फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का इंजन यही संस्था है। तो इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ने के बाद एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल सामने आता है। पुराने ऐतिहासिक कार्यक्रमों, DGT की जमीनी मेहनत, फ्लेक्सिबल कोर्सेज और आज के NCVET की कड़ी निगरानी वाला ये पूरा सिस्टम क्या भारत के इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल पाएगा? इतनी विशाल और जटिल मशीनरी के साथ ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में हमारा युवा वर्कफोर्स पूरी दुनिया के औद्योगिक परिदृश्य को कितनी तेजी से बदलता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।